नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। काला सागर में रूस यूक्रेन में सीज फायर और एनर्जी सेक्टर पर भी रूस यूक्रेन अब हमले नहीं कर सकेंगे। ट्रंप और पुतिन के बीच वीडियो मीटिंग हुई है। सीज फायर को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हो गई डील। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। काला सागर में रूस यूक्रेन में सीज फायर हुआ है और अमेरिका ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के साथ कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों के बाद अब काला सागर में सीज फायर लागू होगा और यूक्रेन में ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हमले भी रुक जाएंगे। इस समझौते से पहले सऊदी अरब में रूस अमेरिका में कई दौर की बातचीत हुई। इस बीच ट्रंप और पुतिन ने भी वर्चुअल मीटिंग की है। मसलन यह ऐतिहासिक करार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई वीडियो मीटिंग के बाद हुआ है। व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस जरूरत को दोहराया कि रूस यूक्रेन संघर्ष में दोनों पक्षों की हत्याएं बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्थायी शांति समझौते की दिशा में सबसे अहम है। अमेरिका ने मंगलवार को यूक्रेन और रूस के साथ अलग अलग समझौते किए ताकि काला सागर में सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा दोनों देश एक दूसरे की ऊर्जा सुविधाओं पर भी हमले रोकने को तैयार हो गए हैं। अगर ये समझौते लागू होते हैं तो रूस और यूक्रेन में व्यापार युद्ध विराम की दिशा में अब तक की सबसे स्पष्ट प्रगति होगी। अमेरिका ने इसे यूक्रेन और रूस के 3 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता की दिशा में बहुत बड़ा कदम बताया है। तो कुछ जानकारियां आप तक ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचाते हैं किस तरीके से रूस यूक्रेन में युद्ध विराम हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध अब खत्म होने की कगार पर आ चुका है। ट्रंप और पुतिन के बीच वीडियो मीटिंग के बाद ये समझौता हुआ है। दूसरी ओर काला सागर में रूस यूक्रेन में सीज फायर पर सहमति बनी है। पुतिन और ज़ेलेंस्की अब काला सागर में युद्ध विराम के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर एनर्जी सेक्टर पर भी दोनों देश हमले नहीं करेंगे, इस बात को लेकर दोनों देश सहमत हुए हैं। सऊदी अरब में रूस अमेरिका में कई दौर की बातचीत हुई है। 23 से 25 मार्च तक सऊदी अरब में द्विपक्षीय बातचीत हुई है। तो कुछ इस तरीके से जानकारियां जो है निकलकर सामने आ रही हैं। सऊदी अरब में द्विपक्षीय बातचीत की गई है। इस बीच इस विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण आलम बयान विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हैं। दूसरी ओर रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत निपुण जी मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से फैसला लिया गया है, इस फैसले का कितना प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि काला सागर को लेकर बात की जाए तो वहां से कई जहाज गुजरते हैं और पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इससे व्यापार होता नजर आता है। Black Sea is a very important trade route for the Europe and Asia. तो हम देखें तो वहाँ पर अगर इस प्रकार का अगर युद्ध विराम होता है तो जो नौवहन, जैसे कहा गया कि भाई जो नौवहन एक सुरक्षित नौवहन क्या होगा, सुनिश्चित होगा। वहाँ से जितने भी जहाज आते जाते हैं जी। उन पर किसी प्रकार का अटैक नहीं होगा, हमला नहीं होगा। तो निश्चित रूप से ये राहत भरी खबर है यूरोप के लिए, एशिया के लिए, सभी देशों के लिए कि राहत भरी खबर है। इसको हम इस रूप में एक तो देखें। दूसरा क्या है कि जो इतने लंबे समय से क्या था प्रतीक्षा थी कि ये वॉर रुके, इस प्रकार के वॉर में एक विराम लगे, तो मुझे लगता है कि स्थायी युद्ध विराम के लिए शुरुआत होगी इसी के माध्यम से। आज इतनी बात हुई है, कल को इससे आगे बढ़ा जाएगा, इससे अगला स्टेप होगा, अगले स्टेप में स्थायी युद्ध विराम होगा। तो कहते हैं कि शुरुआत अगर ठीक से हो जाए तो अंत भी क्या होता है आपका सही तरीके से होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है, इसको किया गया। फिर हम देखें कि और बहुत सारी इसमें सहमति जताई गई कि जो एनर्जी सेक्टर है उनके ऊपर किस तरह का अटैक नहीं होगा, एनर्जी सेक्टर को क्या हो गया कि आपका सेफ रखा जाएगा। तो वो चीज कहीं ना कहीं क्या है आपकी प्रशंसा की स्थिति है कि भाई चलो एनर्जी सेक्टर को बचाया गया है। तो एनर्जी जो होता है वो किसी भी देश के उत्पादन का सबसे बड़ा क्या होता है, सोर्स होता है। लेकिन एक बात से मैं थोड़ा सा क्या ना, एक बात से लेकर मैं कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हूँ। वो ये कि देखिए अमेरिका
और आपका व्लादिमीर पुतिन है। ये ट्रम्प और पुतिन साहब बात कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य पार्टी है, यानी कि इसमें स्टेक होल्डर तो दो ही हैं, रशिया और यूक्रेन है, उसको उतना ज्यादा उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, वो बात अलग है कि सऊदी में बैठकर, चाहे वो रशिया के प्रतिनिधि हो, यूक्रेन के प्रतिनिधि हो, उन्होंने कल बैठकर बात की। उसके बाद फिर पुतिन साहब और ट्रम्प साहब ने क्या किया, बात किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। लेकिन कहीं ना कहीं एक मिसिंग बात ये हो रही है कि स्थायी जब हम शांति की बात कर रहे हैं, तो जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी तो बात होनी चाहिए थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर बातचीत हो रही थी, तो उसमें अगर तीनों पार्टी बैठ के बात करती, तो मुझे लगता है कि ज्यादा और बेटर तरीके से शांति की ओर भागते आगे बढ़ती, पीस की बात आगे बढ़ती। तो कहीं ना जी कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये एंगल अभी मिसिंग है, जी जिस पर कहीं ना कहीं अमेरिका को, रशिया को फोकस करना चाहिए। जी, जी। ठीक है। त्यागी साहब, अगर बात इस युद्ध विराम को लेकर की जाए, तो इस युद्ध विराम के बाद जो मालवाहक नावें वहां से जाती हैं, अगर उन लोगों को बात करें जो व्यापारी, जो उनका सामान वहां से जाता है, उनकी सुरक्षा कितनी सुनिश्चित होती नजर आएगी, या अभी भी वहां से व्यापार करना, काला सागर से व्यापार करना असुरक्षित रहेगा? क्योंकि कई मौकों पर हमने देखा त्यागी साहब कि युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन जो है दोनों देशों की तरफ से किया गया। जी सर, हम आशा करते हैं कि ये जो सीज फायर का समझौता हुआ है ये जी लागू हो, लेकिन ये लागू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या 2022 में समझौता नहीं हुआ था? 2022 में समझौता हुआ था कि अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में उस समय अन्न के दाम बहुत बढ़ गए थे, तो स्पेशल समझौता किया गया था कि जहाजों को आने जाने दिया जाएगा, ब्लैक सी के अंदर फ्री मूवमेंट होगा। लेकिन उन्हीं जहाजों में हथियार आने लगे, तो फिर 2023 में इस समझौते को रशिया ने लिफ्ट कर लिया। क्या इससे पहले ये समझौता नहीं हुआ था कि एक दूसरे के देश में एनर्जी स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले नहीं किए जाएंगे? लेकिन यूक्रेन ने रशिया के एंजल बेस के ऊपर भी किए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और रिफाइनरी पे भी किए, यानी कि एनर्जी। ऐसे ही रशिया ने भी यूक्रेन पे हमले किए। और अब ये समझौता हुआ, इस समझौते में पहला तो पॉइंट यही है कि वो तो शामिल ही नहीं है। जी जब दो अपोजिंग पार्टी एक दूसरे के सामने नहीं बैठती, तो तीसरा आदमी जो बात बोलता है उसमें कहीं ना कहीं लोच रह जाता है। अब लोच को यहाँ से समझिए, जैसे ही ये समझौते की डील वाशिंगटन ने अनाउंस की, रशिया ने अनाउंस कर दिया, कहने लगे हमारे जो बैंक्स हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, जो फूड और फर्टिलाइजर को व्यापार करते हैं, उनके ऊपर से सैंक्शंस रशिया हटाए। और अमेरिका ने एक लाइन ये लिख दी थी उसमें समझौते में कि रशिया के इंटरनेशनल व्यापार का ख्याल रखा जाएगा। तो जेलेंस्की ने तुरंत बोल दिया कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हटनी नहीं चाहिए, बल्कि और लगनी चाहिए। और उसने कहा कि इतना ही नहीं, मुझे हथियार और देने चाहिए। अब अगर ये सीज फायर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हथियार क्यों मांग रहे हैं? और इतना ही नहीं, इन्होंने, यूक्रेन ने यह भी कह दिया कि जो ब्लैक सी है उसमें अगर रशिया के जहाज, यानी कि वारशिप ईस्टर्न पार्ट से, ईस्टर्न और ब्लैक सागर से आगे आते हैं, तो जी इसे आज के सीज फायर का वायलेशन माना जाएगा। यानी कि सीज फायर अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, डेट अभी कंफर्म है नहीं, लेकिन उसको कब कब तोड़ा जाएगा ये बातें यूक्रेन ने बतानी शुरू कर दी। अगर ये पहली बार होती तो मान लेते कि गलती हो सकती है, लेकिन ये रिपीटेडली कई बार हो चुकी है। द ट्रस्ट डेफिसिट इज जीरो, बिल्कुल कोई ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे में। तो मुझे नहीं लगता कि ये सीज फायर एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि या तो यूक्रेन में चुनाव हो, या जी जेलेंस्की सरेंडर करे, जी या जेलेंस्की का असैसिनेशन हो, जी या वेस्टर्न कंट्रीज ये तय कर लें कि हम यूक्रेन को अब और हथियार नहीं देंगे। इनके जी अलावा कोई और रास्ता बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन हमको तो दिखाई नहीं देता जी इस वार को खत्म करने का। ठीक और ट्रम्प जो बार बार कह रहे हैं कि मैं इस युद्ध को रुकवा दूंगा, वो एक दिन के हिसाब से तो आज 100 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, जी अभी तक तो रुकवा नहीं पाए। बल्कि ट्रम्प के आने के बाद में और नए लड़ाई झगड़े और
शुरू हो गए हैं। क्या इजराइल और हमास में जो सो कॉल्ड शांति थी ब्रीच हुई कि नहीं हुई? जी, ठीक है। इजराइल इजराइल बिल्कुल जी। बिल्कुल त्यागी साहब, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच निपुण जी, मैं आपका रुख करूंगा, बात करूंगा इस युद्ध विराम को लेकर कि नाटो और यूरोपीय संघ की जो रूस के प्रति नीति रही है, क्या उस नीति में बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि पूरे युद्ध के दौरान यहाँ पर एक कड़ा रुख जो है अपनाया गया, लगातार रूस पर भी दबाव बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन रूस जो है वो मानता नजर नहीं आया। रूस ने हमले जो है लगातार अपने जारी रखे थे यूक्रेन के ऊपर। देखिए, अब मेरे को जो लगता है, जो आपने प्रश्न किया, बहुत शानदार आपका प्रश्न है जी और ये काफी दिनों से चर्चा में भी चल रहा है। जी नाटो जो है, नाटो मुझे लगता है कि ये भूतकाल का विषय हो जाएगा जी और भविष्य का अगर नाटो होगा उसमें अमेरिका नहीं होगा, मुझे ऐसा जी लगता है। क्योंकि एलन मस्क ने भी करीब 1 मंथ पहले जी एक को पोस्ट किया था एक्स पर, और हम देखें डोनाल्ड ट्रम्प ने इस बात को बोला था। देखिए, अमेरिका ये कहता है कि 900 बिलियन का हमारा डिफेंस बजट है और उस डिफेंस बजट का 2/3 हम केवल यूरोप की सिक्योरिटी के लिए खर्च कर देते हैं। वाई? हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? एलन मस्क का कहना ये था, जो मैंने उनका ट्वीट पढ़ा उस पर उनका कहना ये था, जो एक्सपोस्ट उन्होंने किया था, कि हम अगर अपने डिफेंस बजट को आधा कर दें और उस बजट को हम स्पेस की ओर लेकर जाएं, तो स्पेस में हम पैसा खर्च करें, तो उससे अमेरिका को ज्यादा हित है, ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा लाभ है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस प्रकार के स्टेटमेंट, और खुद मैं देख रहा हूँ कि यूरोप के अंदर इस बात को लेकर अफरा तफरी है। यूरोप की अगर हम बात करते हैं, यूरोप ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाने की बात कर दी है कि सारे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो अपना डिफेंस बजट 30% तक बढ़ाएंगे। ये सबके बीच में क्या हो गया है, तय हो गया कि हम 30% अपना बजट बढ़ाएंगे। और उसमें ये लग रहा है देखने में, जो जी फ्रांस ने डील किया है, कि फ्रांस लगातार क्या कर रहा है, उसको लीड ले रहा है कि फ्रांस क्या करेगा। ये देखिए, बिकॉज क्या है कि ईयू से ब्रेक्सिट के कारण ब्रिटेन तो हो चुका है बाहर, और फ्रांस क्या है, अभी ईयू का पार्ट है। तो फ्रांस ये कह रहा है कि सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज को रूस से बचने के लिए क्या हो जाना चाहिए, फ्रांस के अम्ब्रेला में आ जाना चाहिए, न्यूक्लियर अम्ब्रेला में आ जाना चाहिए। जर्मनी को तो न्यूक्लियर वॉरहेड देने की बातचीत तक चल रही है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो इस प्रकार का एक सिनेरियो चेंज हो रहा है, आने वाले समय में दिखेगा आपको 2-3 साल के अंदर, कि जी एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज जो है आपको वर्ल्ड एनर्जी देखने को मिलेगा। नए नए इक्वेशंस बनेंगे, नए समीकरण बनेंगे, जी जिसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड के दौरान पूरी दुनिया क्या होगा, एक बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल और रशिया के ऊपर रही बात दबाव की बात, चाहे वो यूरोप का दबाव हो या अमेरिका का दबाव हो। देखिए, अमेरिका ने सेशन लगाए थे, लेकिन आज अमेरिका ये कह रहा है कि रशिया पे जो सेशन लगाए गए हैं इनको रिलीज किया जाए। अमेरिका जी अपनी पॉलिसी के तहत चल रहा है। अमेरिका का पूरा फोकस है कि चीन की ताकत बढ़ती है रशिया के साथ आकर। जी अगर हम रशिया को चीन से अलग करने में कामयाब रहे, तो हमें अपने डिफेंस बजट भी कम करने में सहायता मिलेगी जी और साथ ही चीन का मुकाबला करने में हमको सहायता मिलेगी। बिल्कुल तो एक बड़े कैनवास पर बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। बिल्कुल जी। निपुण जी, एक बड़ा बदलाव जो है वैश्विक स्तर पर देखने को मिलेगा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया। त्यागी साहब, जिस तरीके से युद्ध को लेकर हम बात कर रहे थे, ये युद्ध विराम जो है, सीज फायर जो है, वो तो ब्लैक सी में है, लेकिन क्या रूस और यूक्रेन का जो युद्ध लगातार जारी है, उस युद्ध पर भी ब्लैक सी में हुए सीज फायर का असर पड़ता नजर आएगा? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। और उसका कारण ये है जी कि जो एंटायर यूरोपियन कंट्रीज हैं, जी पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ फ्रांस, उनका जो टोटल पॉलिसी है वो ये है कि किसी तरह से रशिया को यूक्रेन के युद्ध में उलझाए रखो और हमको समय मिल जाए, हम अपना डिफेंस बजट बढ़ा लें, हम अपने आर्म्स इकट्ठे कर लें, हम एक यूरोपियन सेना बना लें और हम पोलैंड के अंदर जो जॉइंट डिफेंस सेंटर खोला गया है उसको स्ट्रेंथन कर लें। यानी कि उनको चूंकि रशिया के अटैक का खतरा है, तो उस खतरे से निपटने के लिए प्रॉपर तैयारी हो जाए, विदाउट द हेल्प एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अमेरिका आगे के लिए भी तैयारी हो जाए। इसलिए तब तक के लिए, यानी कि अगले कुछ वर्षों तक के लिए जो प्लान है यूरोपियन कंट्रीज का, वो तो ये है कि रशिया को यूक्रेन के युद्ध में उलझाए रखो, टाइम गेन करो, अपनी ताकत बढ़ाओ। ये तो बात हो गई। इसलिए नहीं लगता कि सीज फायर कंटिन्यू करेगा, किसी ना किसी प्रोटेस्ट में टूट जाएगा। और एक बात और है, आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप ने नहीं इजाजत दी होगी?
जब ये पहले हो गया था कि एक दूसरे के एनर्जी स्ट्रक्चर के ऊपर, एनर्जी इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, उसके बाद यूक्रेन ने अटैक किया रशिया के एंजिल बेस के ऊपर, जहां उसके बॉम्बर्स खड़े होते हैं, और उसकी बड़ी रिफाइनरी के ऊपर। मुझे लगता है कि दिस हैज बीन डन विद द टैसिट अप्रूवल ऑफ बिडेन, क्यों बिडेन नहीं, ऑफ ट्रम्प, क्योंकि ट्रम्प को जो बेइज्जती महसूस हुई थी उस टेलीफोन टॉक में, जी जिसमें उन्हें 1 घंटे इंतजार करना पड़ा था, और जिसमें एक दिन पहले उनके विटकॉफ को 9 घंटे इंतजार करना पड़ा था। और इतना ही नहीं, ट्रम्प की बेइज्जती यहाँ भी हुई थी कि जब यूक्रेन ने कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर को मान लिया था, तो रशिया ने उसे मना कर दिया कि मैं कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर नहीं मानता। वो जी तो किसी तरह से उन्होंने कहा, अच्छा नहीं मानते तो कम से कम एनर्जी स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमला ना हो, इसे मान लो। तो जोड़ तोड़ते किए गए इस तरह के दिखाने के लिए जो सीज फायर है, वो जमीनी हकीकत में सही उतरेंगे, ऐसा हमें नहीं लगता। जी निपुण जी, दूसरी ओर अगर बात इस सीज फायर को लेकर की जाए, जिस तरीके से सीज फायर हुआ है, तो इस सीज फायर के दौरान रूस ने अपनी कई शर्तें जो हैं वो रखी हैं। ऐसे में निपुण जी, क्या ये माना जाए कि रूस यहाँ पर एक ऐसी इमेज क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है कि देखिए, हम इन बातों को मान तो रहे हैं, हम सीज फायर को मान तो रहे हैं, लेकिन हम अपनी शर्तों पर मान रहे हैं? देखिए, रशिया का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अपने आप को एक विजेता, जी एक विक्टेटर कंट्री के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करना कि मैं एक विजेता हूं, और जो जमीन मैंने यूक्रेन की कब्जा की है वो मेरी जीत का उपहार है, जी मैं उसको तो लौटाने वाला नहीं हूं। जी और वो इस तरह का शो कर रहा है। कुर्श रीजन में जहां पर यूक्रेन के सैनिक घुस गए हैं, उनको बिना शर्त बाहर निकलो, उनको निकालने की बात कर रहा है। फिर दूसरा कहा कि जिस मोटिव के लिए हमारा वॉर शुरू हुआ था, नाटो में यूक्रेन नहीं जाएगा, ये ऑन द रिटर्न लिख कर देना होगा। और दूसरा कहा कि किसी भी तरीके से जो यूक्रेन का वेपनाइजेशन वेस्ट करता है वो बिल्कुल स्टॉप होगा, वेपनाइजेशन नहीं होगा, यूक्रेन की सेना भी एक लिमिटेशंस में होगी। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की शर्तें रशिया लगा रहा है, वो एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर थोड़ा सा मानना मुश्किल, नामुमकिन सा मेरे को लग रहा है। तो रशिया कहीं ना कहीं वो सारी कंडीशन थोपने का प्रयास कर रहा है, सारी कंडीशन यूक्रेन को लगाना चाह रहा है, जिससे भविष्य में किसी भी तरह से कोई भी उम्मीद जो है वो यूक्रेन से ना रह जाए किसी प्रकार के अटैक करने की। लेकिन मुझे इसमें ऐसा लगता है कि रशिया कहीं ना कहीं कामयाब भी होगा, क्योंकि जिस प्रकार अमेरिका के इंटरेस्ट है, और अमेरिका के बगैर यूक्रेन अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, इवन यूरोप भी जो है वो यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुतिन साहब ने, जो भी हमारे त्यागी जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे। 1 घंटे डोनाल्ड ट्रंप को वेट कराकर ये साफ मैसेज दे दिया कि इस वॉर के अंदर चलेगी तो सिर्फ मेरी चलेगी, मैं बताऊंगा कि वॉर को कैसे रोकना है, किस तरह जी समाप्त करना है। मेरे लिए कोई चीज मायने नहीं करते, डोनाल्ड ट्रंप को मैं वेट करा सकता हूं, तो और क्या रह गया। क्लियर कट मैसेज पूरे यूरोप को है। तो कहीं ना जी कहीं रशिया अपने आप को एक विनर कंट्री की तरह, एक विजेता की तरह पेश कर रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है पुतिन साहब उसमें कामयाब भी होते मुझे दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब देखना ये होगा किस तरीके से जो सीज फायर किया गया है उसका उल्लंघन होगा, या किस तरीके से सीज फायर का यहाँ पर उल्लंघन नहीं होगा। दोनों देश जो हैं सहमति से सीज फायर को रोके रखते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से काला सागर में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, उस वजह से जो व्यापार रुका हुआ था तमाम देशों का, वो व्यापार किस तरीके से संचालित होता नजर आएगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए।